नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश बदल रहा है तो पंचायत क्यों नहीं? जी हां, यूपी पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। सूत्रों का दावा है योगी सरकार पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ऐसा फैसला कर सकती है। ऐसी खबर है कि पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है। वहीं 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ पाएंगे। जिला पंचायत के महिला आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सहमति बनी है। दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आपको बता दें, न्यूज़ वन इंडिया तमाम सवाल खड़े करता है। क्या पंचायती राज एक्ट में संशोधन विपक्ष को कबूल होगा? क्या पंचायत झांकी विधायक सांसद? बाकी देश बदल रहा है तो पंचायत क्यों नहीं? न्यूज़ वन इंडिया लगातार ये सवाल पूछ रहा है। न्यू इंडिया की राजनीति में पढ़ा लिखा नेता क्यों नहीं? ये सवाल है और होना भी चाहिए। क्या सियासी दल अंगूठा छाप राजनेताओं को बाय बाय कह पाएंगे? ये भी बड़े सवाल है। और क्या इसे विपक्षी दल कबूल कर पाएंगे? तो ये तमाम सवाल है जो न्यूज़ वन इंडिया लगातार पूछ रहा है। तो जाहिर तौर पर जब हम नए भारत की बात करते हैं तो आखिरकार राजनीति में क्यों ना एक ऐसी क्रांति, एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जो यहाँ पर साफ तौर पर आप नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है, लेकिन अगर इस तरीके का परिवर्तन देखा जाता है तो जाहिर तौर पर ये समाज कल्याण के लिए बहुत बेहतर होगा। राजनीति को एक बेहतर स्तर, ऐसे लोग जरूर कहीं ना कहीं ऐसे स्तर पर पहुंचा पाएंगे जहां पर कम से कम एक पढ़े लिखे नेता के रूप में उनको देखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल अभी तक उठते रहे हैं। सबसे पहले हमेशा से सवाल उठे हैं कि जो जिनकी हिस्ट्री, जिनका इतिहास क्राइम से जुड़ा हुआ रहा है, अपने बाहुबल के चक्कर में उनको नेता बना दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है, चुनाव लड़वा दिया जाता है और अपने बाहुबल के आधार पर ही वो चुनाव जीत भी लेते हैं। ऐसे ही पंचायत चुनावों की बात करें, छोटे स्तर से शुरुआत जब होगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा परिवर्तन ऊपर तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचायत चुनावों में भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपना एकाधिकार इसमें समझते हैं कि पंचायत चुनावों में सिर्फ उनकी ही चलने वाली है। पुश्तों से उन्हीं के घर का कोई ना कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ता है और उसके बाद में जीतता भी है। तो पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ उसी एक परिवार का कब्जा हो जाता है और ये कई पुश्तों तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ाई लिखाई का। बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जहां पर महिलाएं आरक्षित होती हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी महिलाएं सिर्फ एक चेहरा होती हैं। उनके पीछे से उनके घर के पुरुष इस पूरी चीज को लीड करते हैं, पूरी पंचायत को लीड करते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक नए प्रावधान की जरूरत जाहिर तौर पर यहाँ पर है, लेकिन इतना आसान ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। ये बदलाव इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ये सवाल बहुत बड़े उठेंगे और कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति होगी। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ में चर्चा के लिए जुड़ेंगे यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपको बता दें, बीजेपी से दिनेश सिंह जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस से आपको बता दें इस समय माफ कीजिएगा, बसपा से धर्मवीर जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें सपा से मनोज सिंह काका हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही डिटेल्स मिल रही है कि आने वाले पंचायत चुनावों में एक जो शैक्षणिक मान्यता है उसको कंपल्सन किया जाएगा, कंपल्सरी किया जाएगा 9वीं और 12वीं। क्या ऐसी कुछ तैयारी चल रही है बीजेपी में? सर सृष्टि जी, चूंकि अभी ये मामला सामने आया नहीं है और कोई भी संशोधन अगर इस तरह से होता है तो मुझे लगता है वो अधिनियम में संशोधन होता है। हाँ। और ये प्रदेश सरकारों में चूंकि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप संशोधन की बात कर रहे हैं, तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास होता है जी। और राज्य सरकार जब कोई इस तरह से अधिनियम में संशोधन चाहती है तो उस संशोधन के लिए उसको विधानसभा और विधान परिषद में लाती है। अभी इस तरह से कोई प्रस्ताव विधानसभा या विधान परिषद में नहीं आया है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन अगर जहां तक बात आप भारतीय जनता पार्टी की या मुझसे आप पूछते हैं, हाँ। तो मैं मानता हूं कि पंचायतों को भी पढ़ी लिखी होनी जरूरी है और कई राज्यों ने किया भी है। सृष्टि जी, कई राज्यों ने किया है। आप हरियाणा को देखिए, आप राजस्थान को देखिए, आप जे&के को देखिए, आप उत्तराखंड को देखिए, कई राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू किया है और जिन राज्यों ने इन व्यवस्था को लागू किया है वहां परिणाम भी सुखद और बेहतर। तो अगर दूसरे राज्यों ने इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ लागू किया है और उसका परिणाम अगर सकारात्मक है तो मुझे लगता है कि बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छाई। ठीक है, मनोज सिंह काका हमारे साथ में सपा से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अगर ये संशोधन होता है तो क्या ये विपक्ष को कबूल होगा? क्या विपक्ष सरकार के संशोधन में, जो सरकार ये संशोधन करना चाह रही है पंचायती राज एक्ट में ही जाहिर तौर पर ये संशोधन होगा, क्या विपक्ष इसको कबूल कर पाएगा, समर्थन कर पाएगा? सर देखिए, जहां तक विपक्ष की सवाल है, समाजवादी पार्टी का जो सवाल है जी, वो साफ साफ ये है कि ये कोई एक्ट लाने की, जैसा कि इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हाँ। कि इस तरह का ना कोई प्रस्ताव अभी ना इनके विधान सभा में आया है, ना विधान परिषद में आया है, तो पहली बात तो वहीं खारिज हो जा रही है। ठीक है, लेकिन यदि ये लाते हैं भी हैं तो हमारी समाजवादी पार्टी का तो ये कहना है कि जो बुनियादी सवाल हैं, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन पर काम करने के बजाय ये कोई एक्ट लाने की सही मायने में तैयारी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी सरकार की ये तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के महामारी को कैसे भुला दिया जाए, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है उसको कैसे उससे मुद्दे भटका दिए जाए। उत्तर प्रदेश के लोग बेरोजगार हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, गाँव में ही बैठा हूँ, जब आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, किसानों के कोऑपरेटिव पर न खाद है, नाइट्रोजन नहीं है, जबकि धान के खेती में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मैं चंदौली का रहने वाला हूं, आए दिन यहाँ अपहरण और हत्या हो रहा है, पूरे प्रदेश और देश की लगभग कमोबेश यही हालात है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली जो मकसद है वो ये है कि जो बुनियादी सवाल हैं उससे मेन स्ट्रीम मीडिया और कम से कम जो लोगों का विमर्श है कि सरकार को काम क्या करना चाहिए, जो सरकार का न्याय का धर्म होता है, सरकार को लोगों को सुरक्षा देने का धर्म होता है, सरकार का धर्म होता है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पर तो काम हो नहीं रहा। मनोज जी, सवाल इस पर डेली पूछा जाता है। आज का जो मुद्दा है, कृपा करके हम उस पर बात कर ले तो बेहतर रहेगा। सर, मुद्दा जो है मैं उस पर बात कर लूं, विधानसभा में जब ये एक्ट में परिवर्तन, क्योंकि जब खबर आई है तो ज्यादा तौर पर कहीं ना कहीं से, और हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर ये एक्ट में परिवर्तन होता है तो क्या विपक्ष इसे कबूल करेगा, क्योंकि विपक्ष की सहमति भी जरूरी है। क्या आप इस बात के लिए समर्थन देंगे कि हाँ, पंचायतों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंगूठा छाप राजनीति अब नहीं चलेगी, जो एकाधिकार लगातार तमाम परिवारों का रहा है, तानाशाही के बल पर, अपनी गुंडागर्दी के बल पर, अपने साम्राज्य को दिखाकर पंचायत के चुनावों में जिस तरीके की स्थिति है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप कह रहे हैं आप गाँव में बैठे हैं, आप किसान के बेटे हैं, तो मेरे से बेहतर मैं नोएडा में स्टूडियो में बैठी हूँ, मेरे से बेहतर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पंचायतों के चुनाव इंप्लीमेंट होते हैं। सर, कैसे अपने रसूख का बल वहां पर दिखाया जाता है। क्या ये परिवर्तन बेहतर नहीं है एक अच्छे साफ सुथरे पढ़े लिखे समाज के लिए? क्या इसका आप समर्थन करेंगे? सर, सिर्फ ये बता दीजिए बस। सृष्टि जी बहुत वाजिब सवाल है। हाँ। कैसे समाज पढ़ा लिखा कैसे होगा जब मिड डे मील तक का पैसा भारतीय जनता पार्टी के दलाल खा जाएंगे, तो समाज कैसे पढ़ेगा लिखेगा? जब प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं रहेंगे तो समाज कैसे पढ़ेगा लिखेगा? सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये जितनी खामियां आप गिना रहे हैं, इसका जवाब दिनेश सिंह देंगे, इसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। क्या आप इस बात को कबूल करने की स्थिति में हैं? सर, क्या आप इस बात को कबूल कर पाएंगे? एक नया परिवर्तन अगर होगा तो क्या आप इसके साथ खड़े हो पाएंगे? मैं ये पूछ रही हूँ। जो खामियां आपने गिनाई है उसका जवाब दिनेश सिंह देंगे, मैं नहीं दूंगी। जवाब दे दीजिए। इनका जो कोई परिवर्तन है वो आज सच में समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने का नहीं है।
इनके हर परिवर्तन के पीछे सांप्रदायिकता की बू है। इसमें क्या सांप्रदायिकता है जनाब? इसमें क्या सांप्रदायिक, इसमें क्या सांप्रदायिक हो रहा है, बताइए आप मैम, आप बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं। हाँ। इनको किसी तरह से परिवर्तन ऐसे नहीं आता, आपके विचार से परिवर्तन नहीं आता। जब आपके मतलब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है इस समय, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है सर कि आप समर्थन करेंगे अगर एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है समाज के लिए, एक राजनीति में परिवर्तन के लिए, तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं? आपके पास जवाब नहीं। मैं थोड़ा समय दे रही हूँ सर, मैं थोड़ा समय दे रही हूँ आपको, और मेहमानों के पास जाऊंगी। आप थोड़ा सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, आपके पास में सीधा जवाब ही नहीं है। हाँ या ना बता दीजिए कि आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। सोच और विचारधारा, ये सारी चीजें मत गिनाइए। अभी धर्मवीर जी जुड़े, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ आपको बता दें इस समय विमलेश शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन नोएडा से। विमलेश जी, यहाँ अभी थोड़ी बहुत बातें आपने जरूर सुनी, बीजेपी की बातें सुनी, अभी ऑफिशियली ये चीजें बाहर निकलकर नहीं आई हैं कि ऐसा कोई परिवर्तन पंचायती राज एक्ट में होने वाला है, लेकिन ये सूत्र लगातार बता रहे हैं कि ऐसा होगा जरूर। अब जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, ग्राम प्रधान संगठन से आप जुड़ी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आखिरकार क्या ये स्टेप हमारे समाज कल्याण के लिए बेहतर होगा या नहीं? नमस्कार जी, और सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का कि मुझे इस यहाँ पर आपने बुलाया इस डिबेट के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद पंचायत का अंग रही हूँ, प्रधान रही हूँ। 2005 में यहाँ 2010 में मैंने चुनाव लड़ा और 2015 में मेरी चुनाव टेन्योर मेरा इलेक्शन का पूरा हुआ। और बड़े ये एक यहाँ इस क्षेत्र के लिए बड़ी दुखद घटना भी है कि उसके बाद से यहाँ पर पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। लेकिन मैं पंचायत की यहाँ पर प्रधान रही और इसीलिए मैं प्रधान संगठन की अध्यक्ष बनी। सबसे बड़ी बात जो आज दो चीजें निकल के आ रही हैं, आपने अभी पूछा कि क्या शिक्षित होना चुनाव के लिए जरूरी है या नहीं है, या इससे कुछ फर्क पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि बहुत जरूरी है जी। शिक्षित होना बहुत जरूरी है मानव के किसी भी स्तर पे विकास के लिए। एक सबसे पहला जो उसका विकास जो शुरू होता है, अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके विकास में जगह जगह रोड़े आते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने खुद देखा है कि मेरे साथ जितनी भी महिलाएं मेरे समय में, मेरे एक ब्लॉक से 43 महिलाएं चुन के आई थी, 72 में से 43, बहुत बड़ा रेशो था महिलाओं का। लेकिन आखिर मैं अकेली रहती थी वहां पर। क्यों रहती थी? कि ज्यादातर महिलाएं ऐसी थी कि जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, और जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो कहीं ना कहीं उनके पति, पुत्र, ससुर, वो लोग आकर के और उनकी जगह पर बैठे होते थे। ये मैंने खुद देखा है, वहां पर ये होता है। और मैं नाम लेकर के भी कहूंगी कि उस समय के जो यहाँ के डीएम थे, उन्होंने एक मीटिंग में विशेष रूप से ये बोला था कि अगर अगली बार आपके साथ यहाँ पर प्रधान नहीं हुई तो हम आप लोगों को बाहर कर देंगे। मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि अभी जो बाहर कर रहे हैं अब भी मत करिए, इनको अंदर ले आइए। तो शिक्षित होना पता ही नहीं है जिस कैंडिडेट को कि मैं चुनकर आई हूं और मेरे क्या अधिकार हैं। हम पढ़े लिखे लोगों के लिए। महिला सीट पर मैम हमेशा ये देखा जाता है कि महिलाएं सिर्फ एक चेहरा होती हैं, एक सिग्नेचर भी अगर नहीं तो एक अंगूठा लगाने का काम वो सिर्फ करती हैं, बस पेपर्स पे। बाकी सारे फैसले और जो एकाधिकार होता है वो उनके घर के मर्दों का होता है, और वही फैसले लेते हैं, वही अपनी तानाशाही दिखाते हैं। हमेशा से परिस्थिति रही है। तो अगर आप महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आप सीट आरक्षित कर रहे हैं और वहां पर महिलाएं लड़ भी रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही हैं, तो ऐसे सीट देने का, ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का क्या बेनिफिट होगा? कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने समय में देखा, और अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो बिकॉज ऑफ दिस कि मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने अपने सारे अधिकारों को खुद अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस कार्य को किया। और मैंने कुछ महिलाएं हमारी आगे आई जो पढ़ी लिखी थी, लेकिन कहीं वो भी उस राजनीति का शिकार थी कि उनको भी सिर्फ महिला सीट थी, इसलिए उनको आगे कर दिया गया और उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन बाद में वो जब उनको समझाया गया कि ये तुम्हारा अधिकार है और अपना अधिकार आपको किसी को नहीं देना है, तो तब वो आगे आई। तो मेरा सबसे पहला तो मैं इसको कंटेम्प्ट करती हूँ कि बिल्कुल लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे होने से लोगों के अधिकार चले जाएंगे। नहीं, वास्तविक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। जब पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे वही आगे आएंगे, तो जो उस पद के योग्य है उसी को उसका अधिकार मिलेगा, उसके अधिकार का कोई और दुरुपयोग नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज सिंह काका बहुत देर से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मनोज जी, ये हमारे साथ जो जुड़ी
सुन लीजिए सर, विमलेश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो खुद प्रधान रही हैं, पढ़ी लिखी प्रधान, जो महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है वो बता रही हैं। मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन और भी दो मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी पहला रिएक्शन आऊंगी, मनोज जी आऊंगी सर, मनोज जी आऊंगी, आप बताइएगा, आप थोड़ा और सोच लीजिए। धर्मवीर जी सृष्टि जी, सर क्या कहना चाहेंगे आप? सृष्टि, मैं सृष्टि जी ये कहना चाहूंगा कि पहले ये अगर अधिनियम ये लेके आते हैं विधानसभा में, तो क्या ये देखना पड़ेगा पहले कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर क्या है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश में जो जिन ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में मतलब पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है, क्या वहाँ पर अगर प्रधान पढ़े लिखे नहीं होंगे, बीडीसी मेंबर पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्षेत्र पंचायत पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो क्या दूसरे क्षेत्रों से बुला करके वहाँ पढ़ाई लिखाई के लोग खड़े किए जाएंगे? हाँ। तो पहले सरकार को इस प्रदेश में शिक्षा की समुचित व्यवस्था लागू करनी होगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संविधान में जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार सभी को दिया है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि आप चुनाव लड़ने से सबको वंचित करेंगे? नंबर दो बात, अगर ये क्षेत्र पंचायत और बीडीसी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता है, तो फिर ये सरकार ये भी बता दे कि सांसद के लिए कितनी शिक्षा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए डबल पीएचडी होगा, मंत्री के लिए ट्रिपल पीएचडी होगा, प्रधानमंत्री की शिक्षा कितनी है, जरा इस पर भी खुलासा करना चाहिए। अरे सर, बिल्कुल सवाल पूछूंगी, बिल्कुल सवाल पूछूंगी इस बात का, लेकिन आप ये बताइए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, बस आप ये बता दीजिए। आप समर्थन में हैं या नहीं? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आप समर्थन देंगे? आप ये मानते हैं कि अगर ये तब्दीली आ रही है तो हमारे समाज में एक बेहतरी के लिए आ रही है, एक साफ सुथरी छवि, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम वो कागजों को देखकर समझ तो पाएगा कि काम क्या है, योजनाएं इंप्लीमेंट कैसे करनी है। अगर इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? क्या प्रॉब्लम है? आप प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता तक चले गए, लेकिन शुरुआत अगर हम निचले स्तर से कर रहे हैं तो क्या इसमें कुछ गलत है? मैं ये पूछ रही हूं सर। सृष्टि जी, हम लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में, और पूरे विश्व में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में भारत रत्न संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी, तो बाबा साहब ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बाबा साहब की लड़ाई ही शिक्षा के लिए हुई थी। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं ना, मुझसे बेहतर तो आप फॉलो करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उनकी तो प्राथमिकता ही रही है सर कि पूरे समाज को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सृष्टि जी, मुझे आपने बोलने का समय लेकर के मेरे बदले में आप ही बोलेंगी तो मैं क्या बोलूंगा? सर आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप कहानी बता रहे हैं कि शिक्षा नहीं, मैं सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। आप जैसे सीनियर पत्रकारों को समझाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों और इस प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इनकी एक्चुअल मानसिकता क्या है। ये शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहते। हाँ। अगर ये शिक्षा पर ध्यान देते तो लोगों से मंदिर में घंटी बजाने की बात नहीं करते। ये तो कहते हैं कि मंदिर की घंटी बजाइए, हम कहते हैं कि शिक्षा के मंदिर की घंटी बजाइए। मंदिर में घंटी शिक्षा बजाना के गलत मंदिर है से क्या आपको शिक्षा मिलेगी, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। मंदिर में घंटी बजाने पर क्यों रुक जाते हैं आप? आपका स्टैंड क्या है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? इसीलिए रुक जाता हूं, क्लियर पॉइंट पर आइए ना सर। मंदिर में घंटी बजाने, सर मुझे आगे भी बढ़ना है, क्लियर पॉइंट पर आइए, क्लियर पॉइंट पर आइए। आप समर्थन करेंगे इसका या नहीं? आप समर्थन करेंगे इसका या नहीं? आप पॉइंट पर आइए ना। आप और समाजवादी पार्टी दोनों पॉइंट पर नहीं आ रहे। आप पॉइंट पर आके बताइए, आप समर्थन करेंगे या नहीं सर? आप समर्थन करेंगे या नहीं सर? आप समर्थन करेंगे या नहीं? आप समर्थन करेंगे कि नहीं? पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए या नहीं? अंगूठा छाप राजनीति खत्म होनी चाहिए या नहीं? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, शून्य, कोई जवाब नहीं है। मंदिर बजाने से नहीं होगा, शिक्षा के मंदिर बजाने से होगा, मेरा आपसे ये कहना है। धर्मवीर जी सुनिए, मेरा कहना यह है कि अगर शिक्षा की इतनी जरूरत ना होती तो आज तक सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा और साक्षरता के प्रोग्राम क्यों चलाए?
सभी सरकारों ने चलाए हैं ना, पहले क्यों चलाए? शिक्षा की बहुत ज्यादा अनिवार्यता है और इस तरह से हम कह करके एक अनिवार्यता है। सुनिए, मुझे बात पूरी कर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। शिक्षा की पूरी अनिवार्यता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप उसमें शिक्षा में यदि आप पिछड़े वर्ग को किसी को भी आप देना चाहते हैं, स्थान देना चाहते हैं, आप होंगे तो इनके वोटों के लाले इनको पड़ जाएंगे। मुझे बात कर लेने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। अधिकार दे रहा हूँ, शिक्षा का अधिकार दे रहा हूँ, आपको तरक्की का अधिकार दे रहा हूं। ऐसा अधिकार कुछ नहीं है कि जो आप एक डमी कैंडिडेट की तरह से बिठा देते हैं बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को, क्योंकि वहां पर अगर महिला है तो इसलिए, और आपको पढ़ा लिखा नहीं मिल रहा और आपके क्षेत्र में बिना पढ़ा। धर्मवीर जी, आप सुनने की क्षमता रखेंगे या नहीं? धर्मवीर जी, 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 मंदिर की घंटी से बहुत प्रॉब्लम है आपको। मंदिर में घंटी और पूजा करने से सबसे ज्यादा दिक्कत है। धर्मवीर जी, यहाँ पर मैं सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। आप नहीं चाहते कि शिक्षित समाज हो, आप नहीं चाहते कि राजनीति का स्तर बढ़ना चाहिए, अंगूठा छाप राजनीति खत्म होनी चाहिए, आप नहीं चाहते। हर चीज में वोट बैंक चाहिए आपको, हर चीज में वोट बैंक चाहिए आपको। बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की लड़ाई शिक्षा के लिए रही है। बाबा साहब की लड़ाई आपको नहीं मालूम किस पर रही है? शिक्षा पर रही है, बराबरी के अधिकार पर रही है। बाबा साहब ने बराबरी के अधिकार की बात की है। बाबा साहब की माला आप यहाँ बैठकर जप रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर लीजिए एक बार। विमलेश जी को बोलने दीजिए। सर, अब आप सुना भी करिए, अब आप सुना भी करिए, पढ़े लिखे लोग अब आप सुना करिए। शिक्षा के खिलाफ नहीं है, हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम जो है संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी जो आप शिक्षा के खिलाफ हैं, आप शिक्षा के खिलाफ हैं। अगर बीजेपी, अगर प्रॉब्लम क्या है ना सर, बीजेपी ये सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है तो ये गलत है, क्योंकि ये बीजेपी सोच रही है। प्रॉब्लम ये धर्मवीर जी, एक हम अच्छी बात क्यों नहीं सोचते हैं कि आज अगर शिक्षा का, तो ये आप सुन लीजिए सर, आज अगर जवाब देगी इसका, सुन लीजिए, इंटरप्ट मत करिए सर, मुझे आवाज साउंड करानी पड़ेगी, इंटरप्ट मत करिए। यहाँ पर विमलेश जी प्रधान बैठी हुई है, ये भी एक महिला है, वो बता रही है सर, सुन लीजिए। मैं वही बोलने देंगे, आप बोलने देंगे उनको, आप बोलने देंगे, आप यहीं पर बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने तो दीजिए एटलीस्ट, आप बोलने दीजिए सर। आवाज बंद कराइए। चलिए धर्मवीर जी की आवाज साउंड कर दीजिए, उनको सुन नहीं सकते, वो सुनाई नहीं दे रहा शायद। बहन बेटियों को बचाने का काम नहीं करते। अरे सर, बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की आप सुन नहीं रहे, एक बार सुन तो लीजिए एटलीस्ट। धर्मवीर जी, यदि आज तक हमारे समाज में महिलाओं को कम स्थान मिला है और अगर आज उसको देने की बात हो रही है शिक्षा के माध्यम से, यदि शिक्षा अगर बढ़ा दी गई, शिक्षा एक अनिवार्यता कर दी गई चुनाव के लड़ने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा लोग पढ़ने के लिए भी सोचेंगे? अगर ये एक अनिवार्यता हो गई, आज तक तो हमारी सरकारों ने इतना किया, साक्षरता भी जरूरी है, अनिवार्य शिक्षा, इतना सब कानून बना दिए, फिर भी कहीं ना कहीं हम शिक्षा में बहुत पीछे। क्यों है हम पीछे शिक्षा में? आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए धर्मवीर जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा कहना यह है कि यदि कोई, जिन्होंने इस देश में शिक्षा का अलग जगाया, हम उनके मानने वाले लोग तो हैं। कौन मना कौन कर रहा है धर्मवीर जी? धर्मवीर जी, मना कोई नहीं कर रहा है उस चीज के लिए, हम भी उसी की बात कर रहे हैं। लोग नहीं फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी से जवाब लेंगे इसका। मनोज तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, माफी के साथ आपके पास आ रही हूँ। धर्मवीर जी, कृपा करके आप थोड़ा शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए सर। धर्मवीर जी, मनोज तिवारी जी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है। मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज तिवारी जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, क्या स्टैंड है सर? पिछली सरकारों में आखिरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा गया, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सृष्टि जी आपको इस बात के लिए करेक्ट करता हूँ कि 1882 लॉर्ड रिपन के बाद से भारत के सामूहिक विकास के परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सोच कांग्रेस की देन है। अब आपका सवाल जो है, मैं सवाल पे आ जाता हूँ। आपने कहा, हेलो जी बोलिए सर। आपने कहा कि आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हाँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समयानुसार किसी चीज का परिवर्तन लाजमी है और वो होना चाहिए। हाँ। अगर शैक्षणिक व्यवस्था की आवश्यकता है और शैक्षणिक व्यवस्था को आधार बनाया जाए तो निश्चित रूप से सामूहिक विकास की गति बढ़ेगी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो गति पकड़नी चाहिए उसमें इजाफा होगा। इसलिए हम इस बात को निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अगर मिनिमम शिक्षा को आधार बनाया जाए तो उसका हम समर्थन भी करते हैं और इस बात पर जोर भी देते हैं। आपने कहा कि पहले सरकारों को क्यों नहीं सोचा गया था, अब उसका मैं जवाब देता हूँ।
4 समितियां बनी थी। पहली समिति जो बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी थी। उसके बाद जेकेवेल राव समिति बनी थी और सिंघानिया समिति बनी थी। 1977 के समय भी और उसके पहले भी जितनी समितियां थी, बलवंत राय मेहता के बाद इस बात पर जोर दिया गया था कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है नीचे से ऊपर की तरफ, उसमें शिक्षा को भी आधार बनाना चाहिए। ये अंतिम कमेटी में था और ये अंतिम कमेटी भी कांग्रेस के द्वारा ही दिया गया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैंने आपकी बात का उत्तर दिया है कि अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा को आधार बनाया जाता है तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए सुखद है और इसमें हमें फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। मनोज सिंह काका साहब, बहुत समय आपको मिल गया सर, आप थोड़ा आप जवाब दीजिए। जी, मैंने मैम जो आपने सवाल स्पष्ट रूप से आपसे मैंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई ही है वो पढ़ाई लिखाई, दवाई और आम जन के भलाई की। इसको मैं कितनी बार कहूं, लेकिन शिक्षा का उन्नयन और शिक्षा का विकास तब होता है जब अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। शिक्षा का उन्नयन और शिक्षा का विकास तब नहीं होता है जब ये कहते हैं कि गोबर से गैस निकलेगी। शिक्षा की तरफ लोग आकर्षित तब नहीं होते हैं जब ये कहते हैं कि ये वो भी बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए, पकौड़े बना लो। इससे शिक्षा का विकास नहीं होता। तो शिक्षा के विकास के लिए जब आप टीचरों के साथ धांधली करते हैं तब शिक्षा का विकास नहीं होता। आज दुष्यंत कुमार जी की जयंती है, मैं उन्हीं के जयंती पे एक लाइन बस भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है, ये फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और शिक्षा के लिए जब आप बेहतर इंफ्रा करेंगे, बेहतर प्राइमरी विद्यालय बनवाएंगे तब ना शिक्षा होगी। ठीक है, दिनेश जी जवाब दे रहे हैं, दिनेश जी जवाब देंगे इसका। दिनेश जी जवाब दीजिए। दिनेश जी से मैं यही कहना चाहूंगा। जवाब दे रहे हैं सर, सुन लिया उन्होंने सवाल। कितने प्राइमरी विद्यालय बनवाए? ठीक है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मनोज जी, सवाल हो गया सर, सारा टाइम सवाल में नहीं जाना चाहिए ना, जवाब भी सुनना चाहिए। दिनेश जी ले लीजिए ना। मैं यही कह रहा था, मैंने धैर्य से सब कुछ सुना। और सृष्टि जी पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क होता है? ये न्यूज वन इंडिया पर अभी बैठ के स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पढ़ी लिखी एक छात्र महिला विमलेश वो अपनी बातों को कैसे रख रही हैं और बाकी लोग दूसरे के बीच में कैसे। सुनिए मनोज जी, आपने सवाल पूछ लिया ना, आप समय को बर्बाद मत करिए। मनोज जी समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। आप सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुनिए। दिनेश जी, आप जवाब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए सर। आप लोग मामले को डिरेल कर देते हैं, आपसी रंजिश में मामले को डिरेल मत करिए। यहाँ चुनावी एजेंडा नहीं है कोई। बोलिए सर। आप कितने विद्यालय बनाए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए, कितने। मनोज जी, एक सवाल को आप 1000 बार बोलेंगे तो नहीं बदलेगा, सवाल नहीं बदलेगा। सुनिए दिनेश जी। देखिए, तीनों प्रवक्ताओं ने बोला, मैं सिर्फ एक एक करके जवाब दे रहा हूँ सबका। पहले तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि नहीं, वो मना कर रहे थे और बाबा साहब का नाम ले रहे थे। ये लोग नाम बाबा साहब का जरूर लेते हैं और ना कोई बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अरे जब सुनिएगा तो सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। बाबा साहब की पहली पंक्ति है, शिक्षित बनो और संगठित हो। बाबा साहब की लाइन है, शिक्षित बनो, जानकारी नहीं तो जानकारी लेके बैठो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, और आप कह रहे नहीं पंचायतों को शिक्षित नहीं होना चाहिए। ये है स्कूल है, विद्यालय नहीं है। क्या सुनिए, एक मिनट सुन लीजिएगा। अरे धर्मवीर के तरीका नहीं पढ़े लिखों का जो आप अपना रहे हैं, विचार व्यवहार में कैसे होगा इसके लिए। जब सुन लीजिएगा, कौन सा तरीका आपका तीनों लोगों को सुना। धर्मवीर जी, मनोज सिंह काका, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, हम पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये सभ्यता बिल्कुल भी नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये सभ्यता नहीं है। आराम से बात करें। अनपढ़ों में अंतर क्या हो गया? आपको देश देख रहा है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी चर्चा करते हैं। एक विमलेश जी बैठी है ना, पंचायत की अध्यक्ष रही है, उनका तरीका देखिए। दिनेश जी, आप जवाब दीजिए, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। दिनेश जी, मुद्दे पर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के भी पहली पंक्ति है, शिक्षित बनो और संगठित रहो। जब आप शिक्षित बनेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र में उसमें गुणात्मक सुधार होगा। और जिन राज्यों ने अपने पंचायती राज व्यवस्था में इस चीज को लागू किया है
वहाँ तो पुरातत्व एक मंदिर में के विकास हुआ साथ है। में और एक विमलेश जी अभी बहुत आपको बड़ा उदाहरण दे रहे बनवा हैं। लीजिए, नालंदा अरे से जरा बड़ा एक अयोध्या मिनट में रुक जाइए। भगवान राम के नाम पे बनवा दीजिए, एक मिनट रुक जाइए शिक्षा ना। का मंदिर भी बनवाइए आपको अयोध्या बीमारी में, हो जाती है, कई बोलने हजार लगता करोड़ हो तो का आप शुरू हो जाते हैं। देश विदेश तो के लोग सबके आके बीच में पढ़ेंगे। आप बोलते मदन हैं, मोहन मालवीय धर्मवीर ने नाम आपका वहाँ धर्मवीर पर है, बनारस धर्म में का बनवाया काम था नहीं है। BHU, आप भी बनवाइए। क्यों क्यों ये भगवान- जरा किसने सुनिए रोका ना। आपको? ये मंदिर की घंटी बजाने से थोड़ी देश का उद्धार होगा प्रदेश का। धर्मवीर चौधरी जी, बात मंदिर की हो रही है, आपको मंदिरों से कितनी समस्या है। धर्मवीर चौधरी जी, मुद्दे पर क्यों नहीं आते? मुद्दे पर क्यों नहीं आते? आप सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखते? विमलेश जी को बोलने दीजिए। धर्मवीर जी, आप विमलेश जी से बात करिए। धर्मवीर जी आपको जवाब चाहिए, आप विमलेश जी से लीजिए, उनसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा ये बात। रखी गई। धर्मवीर जी, आपको मंदिर से बहुत धर्मवीर जी, समस्या है। आपको हाथ विमलेश जी। जोड़ करके आपसे ये कहती हूँ कि यहाँ पर बार बार आप मंदिर की बात मत लाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो आप एक चीज को देखिए। अगर मैं मंदिर के बारे में एक ही लाइन कहूंगी, आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो वो हिंदुत्व की पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हिंदू हमारा राष्ट्र, हमारा देश रहा है। अपने देश की पहचान की बात करिए सिर्फ। उसके बाद धर्मवीर जी सुन लीजिए, धर्मवीर जी सुन लीजिए, आप धर्मवीर जी सुन लीजिए, धर्मवीर जी सुन लीजिए। विश्वविद्यालय अगर बना देंगे बीजेपी वाले तो उससे क्या देश का क्या नए IIT और IIM नहीं बने? आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नए IIT और IIM नहीं बने? आपको नहीं पता क्या? नहीं पता है तो आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। धर्मवीर जी, आप सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा आज एग्जाम्पल हूँ। धर्मवीर जी इसी क्षेत्र से, धर्मवीर चौधरी जी, नोएडा से ही है ना? धर्मवीर जी, ये वे नहीं है सर, ये तरीका नहीं है सर। आप हाईजैक करने नहीं बैठे। मैं आपसे तेज बोल सकती हूँ सर, आपसे तेज आवाज अपनी ऊंची कर सकती हूँ। आवाज ऊंची करना डिबेट करना नहीं है। आप सवाल पूछते हैं तो आप सुनिए। विमलेश जी यहाँ पर बैठी हैं, पढ़े लिखे प्रधान में और ना पढ़े लिखे प्रधान में क्या परिवर्तन है वो बताएंगी यहाँ। वो एग्जाम्पल है सर। आप प्रधान की तो सुनिए एटलीस्ट, जो इन परिस्थितियों से गुजर कर व्यक्ति आया है, आप उनकी बातें तो सुनिए कम से कम। बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करेंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरी अपनी अलग पहचान है, मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं स्वयं में अपने संगठन की प्रवक्ता हूँ और मेरा प्रधान संगठन की अध्यक्ष भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ जितनी भी महिलाएं चुन के आई थी वो आगे नहीं आ रही थी, उनको अधिकार दिलाने के लिए मैं संगठन की अध्यक्ष बनी। अभी आप कह रही थी कि क्या बने हैं इसमें बहुत सारे। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे प्रधान, 43 प्रधान चुन के आई मेरे साथ, जो मेरे ब्लॉक में, अकेले मेरे ब्लॉक में, बिजरक ब्लॉक में। आप इसी क्षेत्र के आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप कह रही थी वो तो बता दीजिए। क्या मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ। देश में नए IIM बने, IIT बने, आप देखिए उनके केंद्र नए खुले हैं या नहीं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं धर्मवीर जी? और हमारी बात यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात हो रही है। उसके लिए गूगल है ना, आप गूगल करके देखिएगा ना। यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है उस पर जवाब सुनिए कि यदि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यदि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो इसलिए बैठी हूँ कि मैं अपनी बहनों को हक दिलाने के लिए मैं प्रधान। धर्मवीर जी थोड़ा सम्मान से बात करिए। आप थोड़ा सम्मान से बात करिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हैं, आप विमलेश शर्मा से बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है वो। थोड़ा सम्मान से बात करिए, थोड़ा सम्मान से बात करिए। यहाँ पर ये बदसलूकी करने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। आप थोड़ा आराम से बात करिए। यहाँ जंग नहीं छिड़ी हुई है, आराम से बात करिए सर। जो सवाल पूछा है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। आप मेहमानों से इस तरीके से बात मत करिए। आप एक महिला ग्राम प्रधान जो रह चुकी है, आप उनसे बात कर रहे हैं। उनकी क्या परिस्थिति है वो बता रही हैं आपको। महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते क्या? आपकी सरकार थी, आप ही कर लेते, आप ही पढ़ा लिखा बना देते सबको, आप ही कर देते, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया आपने। बाबा साहब की माला जपते हैं लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करते। थोड़ा आप सभ्यता में रहकर बात करें तो बेहतर रहेगा। जो भी सवाल पूछना है बीजेपी से पूछिए। दिनेश जी आप जवाब दीजिए इस बात का। मैंने आप कोई शब्द नहीं कहे इनको। दिनेश जी आप जवाब दीजिए, आप थोड़ा तरीके से सर बात करिए, बेहतर रहेगा प्लीज। दिनेश जी मैं कह रहा हूँ धर्मवीर जी हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है वो उसका जवाब देता है। मैं एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला या कोई आपके बीच में नहीं बोला, तो कृपया करके आप सुनिए और कोई सवाल है तो आपको पूछना चाहिए, निश्चित पूछना चाहिए।
मैं भी बैठा हूं जवाब देने। अरे मैं आप ये तो कह वो रहा लोग हूं हैं कि हम भी जो सुन लीजिए, अब सुनिए ना जरा, आप अखबारों मैं भी के पत्रकार आपसे आज चर्चा कर रहा हूं, तो मैं भी गांव में बैठा हूं और मेरे घर में भी लोग प्रधान हैं। जरा सुनिए ना, आप तो वो अरे लोग बीमारी हैं, आपको, आप संविधान से थोड़ी सरकार चलाते हैं, आप तो हिटलर से भी बड़े हैं, आप तो फांसी लगवा देंगे, मुझे ही आप धमकाएंगे, मुझे आप जेल जाने की धमकी देंगे। आपका तो यही चरित्र है बीजेपी का। अगर आपके पास कोई तर्क है, कोई जवाब है तो ये महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोग हैं, आप उनके पोषक हैं। पर हो रही हो, कहाँ चले जा रहे हैं आप महात्मा गांधी के पोस्टर पर भी गोली मरवाते हैं साध्वी प्रज्ञा से, आप ऐसे लोग हैं। चलिए धर्मवीर जी की आवाज साउंड कर दीजिए। धर्मवीर जी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। धर्मवीर जी, आप पढ़ाई लिखाई के खिलाफ है पूरी तरीके से, आप बाबा साहब की माला जप रहे हैं लेकिन उनके आदर्शों का पालन करना नहीं जानते हैं, और आप उस मुद्दे पर बात हो रही है तो आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। सर आप मुद्दे पर बात करिए तो मैं आपसे बात करूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। मनोज तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मनोज तिवारी जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले सृष्टि जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा है और मुझे लगता है उसी पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था। मैं अपने साथी से, जो धर्मवीर जी बोल रहे थे या अन्य साथी हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि समयानुसार अगर आज सरकार, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर वो ये बात कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था में शैक्षणिक आधार को रखना चाहिए और ये हमारे ग्राम्य विकास के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभकारी होगा। मैं अभी यहाँ पंचायत की अध्यक्षा बैठी हुई हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के पहले एक सोच थी। मैंने बताया 1882 के बाद से 1959 होते हुए आज हम इस परिस्थिति में बैठे हुए हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामाजिक स्तर पर हम लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये फायदा तब पहुंच पाएगा कि अगर हमारी ग्राम इकाई जो है वो पढ़ी लिखी हो और उसमें अगर इस तरीके का प्रावधान दिया जाता है कि महिलाओं को या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम प्रधान, अगर वो भी पढ़ा लिखा हो तो हम अपने नियमावली को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक आपको पहुंचा सकते हैं। 100% पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, सरकार ऐसी एक मिनट मेरी बात धर्मवीर जी सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें आपकी भी रही हैं, सरकारें आपकी भी रही हैं, सरकार उत्तर प्रदेश में बसपा ने शासन किया है। धर्मवीर जी, सवाल सरकार और सरकार के ऊपर नहीं है, सवाल सरकारों को लेकर के नहीं है, सवाल ये है कि आज जिस व्यवस्था के ऊपर चर्चा की जा रही है उसमें शिक्षा का महत्व है या नहीं है, चर्चा हम उस पर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ग्राम इकाई में अगर कोई पढ़ी लिखी महिला हो या पढ़ा लिखा पुरुष हो और वो पंचायत से जीत कर जाता है तो निश्चित रूप से वो जनहित में लाभकारी होगा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हमारी ग्राम प्रधान कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं जाती हैं जीतने के बाद। देखिए हम भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और हम उस वस्तु को, उन चीजों को समझते हैं। सरकारों के ऊपर दोष मर देना या किसी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी कतई भी नहीं है। अगर इस तरीके से, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज पंचायती राज व्यवस्था निश्चित रूप से कांग्रेस की देन है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि देश में पहला जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मिल पा रही है कांग्रेस को, लागू किया गया था। साल का कुशासन जब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस तभी आप मारे घूम रहे हैं प्रदेश के अंदर, के लिए उस पर काम किया है। लेकिन आज जो सवाल है आपका 60 साल का फेलियर था, चैनल के माध्यम से मनुवादी शक्तियां इस देश पर काबिज नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या शिक्षा को आधार बनाना चाहिए, जो ना भाईचारे की बात करती है, जहाँ शिक्षा की बात करती है, जहाँ संविधान की बात करती है, शिक्षा को आधार बनाना चाहिए की बात करती है, वही आपका होगा, जनहित में होगा। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बसपा के प्रवक्ता हैं, हम कांग्रेस की तरफ से बात बोल रहे हैं, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है, हमारा दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। अगर कोई चीज अच्छी होती है और किसी भी सरकार के द्वारा लाई जाती है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उस पर हमारा समर्थन होना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की है, निश्चित रूप से कल कांग्रेस की सरकार बनेगी, परसों आपकी सरकार बन सकती है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन अगर मूलभूत परिवर्तन के माध्यम से ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है मनोज जी, समर्थन करना चाहिए। लेकिन सरकार की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है सर। धर्मवीर जी मैं आऊंगी आपके पास में। विमलेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास। विमलेश जी से एक बात समझना चाहेंगे, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। धर्मवीर जी का सीधे तौर पर अपोज है इस पूरे मामले को लेकर। हम उनसे भी अभी जवाब लेंगे कि उनकी सरकार रही है वो पूर्ण रूप से पूरी शिक्षा क्यों नहीं, 100% शिक्षित क्यों नहीं होना चाहिए, ये उनकी सरकार में क्यों नहीं किया गया। उन बाबा साहब की बात वो हमेशा करते हैं। बाबा साहब का प्रमुख मुद्दा यही रहा था कि शिक्षित पूरे समाज को होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और शिक्षित रहना चाहिए। यही उनका पहला मोटो ही रहा है। तो आपने उस पर काम क्यों नहीं किया, मैं उस पर भी आपसे जवाब लूंगी। लेकिन विमलेश जी, क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा? जो एकाधिकार एक ही परिवार का बहुत सारे गांवों में देखा जाता है कि पुश्तों से यही चीजें चली आ रही हैं कि सिर्फ उसी परिवार का एकाधिकार है, अपने बाहुबल के बल पर, अपने वर्चस्व के बल पर वो लगातार चुनाव लड़ लेते हैं और आराम से वो जीत भी लेते हैं और अपना वर्चस्व ऐसे ही कायम रखते हैं। जब ये प्रणाली लागू होगी तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात, शिक्षा का अर्थ ही है कि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। जब शिक्षित जो व्यक्ति होता है उसको, वो किसी भी स्तर पे उसको अपने अधिकारों को, स्पेशली हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं विशेष रूप से त्रिस्तरीय चुनावों के बारे में। जब किसी भी ग्राम प्रतिनिधि को, किसी भी सरपंच को ये पता होगा कि वो पढ़ा लिखा होगा तो उसके पास, उसको अपने अधिकारों का पता होगा। जो नया भी होता है, मैं भी पहली बार प्रधान बनी थी और पहली बार प्रधान बनकर के इतनी सशक्त आपके सामने बैठी हूँ कि अध्यक्ष बनी, वो इसलिए कि पढ़े लिखे होने से। उसके बाद एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में आपके कार्य बताए जाते हैं, आपके अधिकार बताए जाते हैं। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या समझेंगे आप उस चीज को? सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है। इसलिए जो शिक्षा है, शिक्षा हमें अपने, हमारे अधिकारों का ज्ञान कराती है, अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी ज्ञान कराती है। और यदि कोई भी प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा, मैं ये मान सकती हूँ कि उसके लिए न्यूनतम एक शैक्षिक योग्यता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान को ग्रेजुएट होना चाहिए, वो कम शिक्षित भी होता है कम से कम। लेकिन उसको यदि कुछ भी सरकार का कोई एक एजेंडा आता है, सरकार कुछ भी नीतियां लागू करती है, सरकार कोई भी योजना लागू करती है, और जब उसके पास आता है, यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसको जो बता देता है वो उस पर साइन कर देता है, और उससे कितना भला होता है उस क्षेत्र का, ये तो वही लोग जानते हैं जो उस क्षेत्र के होते हैं। चूंकि आप महिला हैं और एक सशक्त आवाज आपकी है, इसलिए मैं समझना चाहती हूं कि जो सीट महिलाओं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं सिर्फ एक मोहरे के रूप में, एक चेहरे के रूप में दिखाई देती हैं, कार्य सारे उनके परिवार के मर्द करते हैं, फैसले लेने का अधिकार उनको नहीं होता है। एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अब अगर ये फिक्स कर दिया जाएगा, कंपल्शन ला दिया जाएगा कि हाँ आपको 9वीं पास होना है, तो महिलाओं के कल्याण के लिए भी तो जाहिर तौर पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने की हर पार्टी बात करती है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो या वर्तमान में बीजेपी हो, महिलाओं का झंडा तो हर पार्टी बुलंद करती है। सृष्टि, मेरा यहाँ पर यह भी कहना है कि जब महिलाओं, जब ये एक तय कर दिया जाएगा कि मिनिमम इतनी पढ़ाई होनी जरूरी है, तो जो आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, मैं ये नहीं कह रही, मनोज जी की तरह से हमारा कहना भी यही है कि हर सरकार प्रयास करती है हर चीज के लिए, लेकिन वो फलीभूत नहीं होते। साक्षरता के प्रोग्राम आए, आजकल शिक्षा नीति जो हमारी जरूरी शिक्षा नीति है, अनिवार्य शिक्षा नीति, वो आई, लेकिन कहीं भी उनका प्रसार उतना उस तरह से जैसे होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन यदि एक चुनाव वाला इसमें एंगल जोड़ दिया जाता है कि चुनाव के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति पढ़ने की तरफ चलेगा, बजाय वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका पढ़ने के लिए जरूर, क्योंकि उसे लगेगा यदि मैं किसी दिन चाहता हूं कि मैं अपने ग्राम प्रधान बनूं, या मैं अपने क्षेत्र पंचायत का वो उसको लीड करूं, या मैं जिला पंचायत में जाऊं, तो वो सभी के लिए होगा, सभी के लिए होगा। और अपने अधिकार जब उनको पता होंगे तो वो उसके लिए जरूर वो शैक्षिक होने की तरफ भी एक कदम बढ़ेगा। तो शिक्षा जरूर, शिक्षा का भी प्रसार होगा इसके साथ साथ, मेरा ये मानना है। देखिए बिल्कुल विमलेश जी सही कह रहे हैं कि देखिए मान लीजिए महिला है लेकिन पढ़ी लिखी है, कोई महिला प्रधान है पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे विमलेश जी स्वयं स्वीकार करें, मैं भी देखता हूं, मैं भी अभी गांव में बैठा हूं, मैं भी देखता हूं, पहले यही होता था कि अगर कोई महिला प्रधान है तो पहले वो प्रधान तो बैठकों में जाती नहीं थी ब्लॉक में, और जाती थी तो उनके साथ उनके पति या उनके बेटे कोई जाते थे। परिवर्तन नहीं है वर्तमान इस क्षेत्र में जो इतना यहाँ पर है, इस पर जवाब ले लीजिए इनसे। जी जरा एक मिनट सुन लीजिए, फिर जवाब लीजिएगा, सुनिए पूरी बात। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सर्कुलर उनके पास आता है, उस सर्कुलर पढ़ने में उनको पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन उनको दस्तखत करना है, दस्तखत कर दिया। अभी विमलेश जी कर रहे थे कि अगर ग्राम पंचायत के सचिव ने किसी कागज पर उनके हस्ताक्षर कराए या उनके पति ने किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाए, गड़बड़ी तो सचिव कर रहे हैं, गड़बड़ी तो पति कर रहे हैं, लेकिन अगर जांच होगी
तो उस जांच में अगर कोई अनियमितता फंसेगी पाई तो। जाएगी तो जेल कौन जाएगा? जेल कौन जाएगा? जेल पति नहीं जाएंगे उस समय कौन जाएगा? जो प्रधान है। जो प्रधान इसलिए होगा। मुझे लगता है कि समाज को पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में है। अगर अरे उसके त्रिस्तरीय पंचायत की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही काम तो क्या निश्चित किया, तौर ये पर तो सबको और पता है। पंचायत होना में चाहिए। ज्यादा अरे नहीं होगा तो अब तो जाने दीजिए। कि पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा हाल बदल रहा है तो हाल तो बदलने दीजिए। अच्छी बात है ये ठीक है, एक एक करके सवाल पूछे। धर्मवीर जी और मनोज सिंह काका, आपका सवाल बार बार ये है, आपने पूरी डिबेट 1 घंटे की निकाल दी। दिनेश जी मैं आऊंगी आपके पास। मनोज जी आपने 1 घंटे की डिबेट निकाल दी, आप पूछ तो रहे हैं लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ, जो आपकी सरकार ने भी नहीं किया, अगर उसके लिए सोचा जा रहा है तो गलत क्या है? इतने वर्षों में नहीं हुआ तो क्या अभी भी नहीं होना चाहिए? इतने वर्षों में नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होना चाहिए? पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा सर, तकलीफ होने लगी अभी से। अभी संशोधन के लिए बात नहीं हुई लेकिन तकलीफ होने लगी आपको। मनोज सिंह काका, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर लोहिया का मैं बात कोट कर रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दुनिया में जितनी तरह की भी मान्यताएं हैं, उसमें समझ को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। जो बहन ने अभी बात की है पढ़ाई लिखाई के लिए, मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई तब होगी जब 18 लाख लैपटॉप बटेंगे, पढ़ाई तब होगी जब HCL और IT जैसी कंपनियां अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में लाए, पढ़ाई तब होगी जब देश में IIM और IT के नए संस्थान खुलेंगे, पढ़ाई तब नहीं होगी जब नौजवान रोजगार मांगेगा तो उसे आप कह दोगे कि पकौड़ा तल लो, पढ़ाई तब नहीं होगी जब आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं किया सर? आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं किया? अपनी सरकार में क्यों नहीं किया? क्या आपकी सरकार नहीं आई? कितनी बार आपकी सरकार आई? क्यों नहीं किया? आपने जवाब दीजिए। बीजेपी पकौड़ा तलवा रही है, आप क्या करवा रहे थे? क्या करवा रहे थे? जानते हमारी सरकार ने 18 लाख लैपटॉप दिया उन गांवों में दिए जहां पर बिजली भी नहीं है, उन गांवों में दिए। किसको आपने दिया? समाजवादी पार्टी ने किसको लैपटॉप दिया? जो पढ़ा लिखा था जो अनपढ़ था, हमारी नौकरी किसको चली दिया? जाएगी, आप नहीं कह सकते हो। भारतीय मुझे जनता पार्टी के लोग आपने नहीं जो निकाल लैपटॉप देंगे। दिया, किसको आपके दिया? घर पढ़े में लिखे लोगों आपके जो घर कितना की कैसे बेटी दिया? है, वो भी हमारी विस्तार बेटी है। करके और जंगल उसके राज भी दिया। शिक्षा के लिए यही समुचित इन प्रबंध दोनों अखिलेश यादव पार्टियों जी का ने किया। चाल चरित्र लेकिन रहा आपने है। कुछ किया चाहे नहीं। वो बीजेपी आप हो, तो बेटियों को चाहे जला वो रहे हो, बेटियों का समाजवादी रोज पार्टी रेप हो। रहा है और बेटियों को रेप अरे करने आप वाले कांग्रेस चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। आखिरी कमेंट मैं लूंगी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आखिरी कमेंट लूंगी। आखिरी जवाब अपना दीजिए, आखिरी अपना स्टेटमेंट दीजिए। विमलेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। यकीन नहीं। ठीक है, चलिए मनोज जी, आपने लैपटॉप दिया, आपके 18 लाख लैपटॉप बटे और पूरा यूपी शिक्षित हो गया। लैपटॉप बांटने से आपका यूपी शिक्षित हो गया, बीजेपी की सरकार आने के बाद सब फिर से अनपढ़ हो गए। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात मैंने। विमलेश जी, आखिरी कमेंट। मैं इस चीज का पूरा समर्थन करूंगी कि पंचायतों में बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना आने दिया जाए। मैं तो विरोध की बात करूंगी। जरूर उसके लिए न्यूनतम आप रखिए, 8वीं पास रखिए, लेकिन इतना तो हो कि वो कम से कम अपने कागज को पढ़ सके, देख सके। ये बहुत जरूरी है। शिक्षा नीति ऐसी जरूर हो, हमारी पंचायत की नीति ऐसी जरूर हो कि वो अपने कागज को, जिस पर जो साइन कर रहा है प्रतिनिधि, वो उसको पढ़ करके देख सके कि इसमें क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको झांसे में दे करके और उससे दस्तखत करा लिए जाएं। दूसरी बात, यदि पढ़ा लिखा समाज होगा तो वो भेड़ बकरियों की तरह से किसी एक गुट को कभी भी वोट नहीं डालेगा। वो वोट डालेगा सोच समझ के डालेगा। वो पूछेगा उस व्यक्ति से जो उनके दरवाजे पर आएगा वोट के समय में वोट मांगने, वो पूछेगा आपका चुनावी एजेंडा क्या है, आप बताइए आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप लिख करके दीजिए हमारे लिए किन किन चीजों की सुविधा करेंगे। तो पढ़े लिखा व्यक्ति कभी भी, वो महिला हो पुरुष हो कुछ भी हो, वो किसी के बहकावे में आकर के अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। वो बहुत सोच समझ के करेगा। बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। मेरा कहना है। धर्मवीर जी, आखिरी कमेंट। मैं सृष्टि जी ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए। लेकिन जो संविधान है, संविधान को भी हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने अगर संविधान में सबको वोट देने का अधिकार दिया है तो आप चुनाव लड़ने से किसी को वंचित कैसे कर सकते हैं? वंचित कौन कर रहा है सर? वंचित कौन कर रहा है? एक शिक्षित समाज ही बाबा साहब का सपना था सर। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप पढ़े लिखे होंगे सर, आप पढ़ लिख कर समझ चुके होंगे
के और बाद अनिवार्य बाबा शिक्षा नीति लागू बाबा करिए। साहब की माला जपने से अनिवार्य शिक्षा आदर्श नीति फॉलो लागू नहीं होते। करिए। मेरे पास ज्यादा अगर समय नहीं है आप सर, किसी मैं आगे को बढ़ूंगी। चुनाव मनोज लड़ने जी, से वंचित मनोज जी का करेंगे, आखिरी कमेंट। तो मनोज संविधान तिवारी की जी, मूल जी, भावना मैं- का आप उल्लंघन करेंगे। देखिए, मनोज सृष्टि तिवारी जी, जी आखिरी कमेंट। जी सृष्टि जी, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शिक्षा का होना अति आवश्यक है। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा को आधार बनाना चाहिए। चपरासी का बेटा पढ़े तो एक समान शिक्षा। बोलिए मनोज तिवारी जी, आप बोलिए। देश में सरकार है, लागू करेगी क्या? सृष्टि जी, आपको अगर मेरी बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए मैंने बोला कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में राष्ट्रीय सामूहिक विकास की मंशा को रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा को आधार बनाना चाहिए, ताकि बेहतर क्रियान्वयन के आधार पर लॉर्ड रिपन के द्वारा महात्मा गांधी के दर्शन को भारत में इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सर। दिनेश जी आखिरी कमेंट। ये निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी जो कह रही है उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटा, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों ने लैपटॉप पाया और उसमें सर्च किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्या काम किए, तो वहाँ 0 मिल गया मार्क्स और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। इसीलिए लोग चाहते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि समाज अनपढ़ रहे, इस तरह से पंचायतों में पढ़े लिखे लोग ना आ जाएं। अगर आ गए तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये लोग हमेशा से इस तरह से लोगों को चाहते हैं कि समाज अनपढ़ रहे और समाज पीछे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर क्या परिवर्तन, क्या संशोधन होगा वो आने वाला समय बताएगा। और विपक्ष इस पर, अभी तो आपने डिबेट्स में रिएक्शन देखे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन सड़कों पर भी आपको देखने को मिल सकता है जरूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करना जरूरी था। एक अंगूठा छाप राजनीति जो अभी तक होती आई है, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानपति सो कॉल्ड जो एक चलन चलकर आया कि महिलाओं को आप एक डेमी कैंडिडेट बनाते हैं और पूरा परिवार प्रधानी करता है, वो सारे फैसले लेते हैं, सारे एकाधिकार जताते हैं। और एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है, आगे के कल्याण के लिए कितना जरूरी है, ये बेहतर तरीके से हर कोई समझता है। लेकिन ये राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं से वोट बैंक का खतरा, जिन परिवारों का एकाधिकार लगातार पुश्तों से चला आ रहा है, वो भी डगमगा जाएगा। और खुद भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं ना कहीं ऐसी आवाजें भी उठ सकती हैं। तो रास्ता इतना भी आसान नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि क्या इंप्लीमेंटेशन है, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ प्रस्ताव लाया जाएगा, ये आने वाले समय में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।